हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 23 जनवरी 2023। आज है 23 जनवरी और हम लोग देखेंगे 23 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये रिजिजू जी जो है हमारे लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडोर्स्ड करी है। क्या इंडोर्स करी है? यानी कि समर्थन दिया है किसका? फॉर्मर हाईकोर्ट जज जो है, फॉर्मर हाईकोर्ट जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज का एक व्यू आया था कि हाईजैक कर लिया टॉप कोर्ट जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया है। इसका समर्थन कर रहे हैं हमारे रिजिजू साहब यानी कि लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या है पूरा मामला? ये बहुत दिनों से आर्टिकल आ रहा है एनजेक के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एनजेक क्या है? ये एनजेक जो हमारे कॉलेजियम सिस्टम, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह होना हो तो वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हो रही है अभी, बट कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एनजेक को लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे एनजेक को खारिज कर रही है कि नहीं, ये नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा। और गवर्नमेंट बोल रही है कि एनजेक सही है और एनजेक को लागू करना चाहिए। इसी को लेकर विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में चल रही है। काफ़ी सारे इसमें जो है व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ जी का भी व्यूज़ था। अभी ये रिजिजू जी का व्यू आया है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया, यानी कि ये बातें चल रही है। एनजेक क्या होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था हमारे कंट्री में, ये 2015 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिवील कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। अभी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हो रही है जजेस का अपॉइंटमेंट। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? 5 जजेस का बेंच होता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं। ये अपॉइंटमेंट करना या फिर ट्रांसफ़र वगैरह करना या फिर प्रमोशन वगैरह करना हो तो ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है हमारी जुडिशियल सिस्टम में। बस इसी को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, बाकी कुछ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाउंडेशन हुआ था यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो कि 50th नंबर के हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एग्जिम बैंक जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके द्वारा डेटा रिवाइज कर दिया है। क्या चीज़ का? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, $10 बिलियन का। कितना? $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। क्या हुआ? हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जो है ना ये ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। यही इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट, यानी कि घाटा। ट्रेड में जो घाटा हुआ इसको लेके $10 बिलियन का घाटा हो गया। ये एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है हमारा, उन्होंने ये डेटा रिवाइज किया है। ये डेटा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बस अंडरस्टैंडिंग के व्यू से आप इस सारे डेटे को एक बार पढ़ लो, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग। नेक्स्ट यहाँ आप एजुकेशन प्लस वाले पेजेस पे देख सकते हो। ये गोइंग इंटरनेशनल जो है, अभी क्या हुआ है, यूजीसी ने जो है ड्राफ्ट नॉर्म कर दी है किसके लिए? जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया के अंदर अपना कैंपसेस जो है इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अपना कैंपस सेटअप कर सकते हैं। इसी को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। गोइंग इंटरनेशनल, हम लोग जो है फॉरेन वगैरह से एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। जो यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1956 में होता है। हुआ था 1953 में इस्टेब्लिशमेंट। बस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारे पार्लियामेंट के थ्रू इसको एक्ट लाया गया, यूजीसी एक्ट 1956 में, यानी कि 1956 में ये एक स्टेचुरी बॉडी बन गया। क्या? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका काम होता है हायर जो एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको रेगुलेट करना। यूजीसी का अभी जो चेयरमैन है यानी कि हेड जो है ये है M जगदीश मुखी। ये पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर थे M जगदीश मुखी जी, यूजीसी का हेड। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव की बात करें यूजीसी की, यानी कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूजीसी इज शांति स्वरूप भटनागर जी। इसी के नाम पे एक प्राइज भी आता है, शांति स्वरूप भटनागर। चेयरमैन अभी जो है वो जगदीश कुमार जी हैं। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल की तरफ। ये बस अंडरस्टैंडिंग के व्यू से पढ़ लेना। यूजीसी कई बार आ चुका है, मैंने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया था यूजीसी के बारे में कि फॉरेन कैंपसेस आएंगे अब इंडिया के अंदर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी ये चीज़ें मेंशन थी, हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 जो आया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हो, अखिलेश यादव, कुमार नहीं, इन्होंने प्रेज किए हैं बिहार सीएम को। जो कास्ट सेंसस इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं बिहार में, उसको लेके आपको क्या याद रखना है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कास्ट सेंसस किया जा रहा है अभी, यानी कि कास्ट सेंसस कौन से स्टेट में किया जा रहा है, वो है बिहार। बस, और कुछ याद नहीं रखना। बात करें बिहार की गवर्नर के तो ये है फागू चौहान जी, CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी। बिहार की अगर बॉर्डर की बात करें तो बिहार, लेट से ये बिहार है तो आपको इधर नेपाल देखने को मिलेगा, इधर यूपी, इधर झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल। बस यही 3 स्टेट्स और एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करती है बिहार। बिहार में यहाँ से गंगा नदी बहती है, इधर आपको कोसी नदी यहाँ पे भागलपुर में आके मिलती है। बस ये छोटा सा आइडिया आपको बिहार के बारे में होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल वाला पेज आता है। एडिटोरियल पेज में क्या है? चेंजिंग पॉलिटिक्स इन कंपेटेबल गवर्नर्स, यानी कि अभी जो मुद्दा चल रहा है तमिलनाडु के गवर्नर और CM के बीच में,
यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस कंट्रोवर्सी लेके ये आर्टिकल है। इससे पहले भी 2 से 3 आर्टिकल हमारे एडिटोरियल वाले पेजेस में आ चुके हैं। उसके अलावा छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं फ्रंट पेज में या फिर न्यूज़ वाले सेक्शन में, वहाँ भी कई आर्टिकल्स आ चुके हैं, मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। बस आपको याद क्या रखना है, याद रखना आपको संविधान के आर्टिकल 86, 87, 175, 176 और 200। 86 में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है ये कभी भी ज्वाइंट सेशन बुला के पार्लियामेंट में अपना स्पीच दे सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकता है। यही 86 है। ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है वो क्या स्पीच देंगे, अब कब ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बट 87 जो है ये होता है स्पेशल स्पीचेज ऑफ द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में स्पीच देना ही देना है। कब? प्रत्येक साल के फर्स्ट सेशन में, यानी कि बजट सेशन जो पहला सेशन होता है, बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशंस होते हैं। उसमें से बजट सेशन पहला होता है जो कि सबसे लंबा चलता है। इस बार 31 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है बजट सेशन। तो प्रेसिडेंट का स्पीच, जो स्पेशल स्पीचेज आते हैं अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का उसमें प्रेसिडेंट का स्पीच देना होता है। दूसरा कब होता है, जब कभी भी न्यू गवर्नमेंट बने, न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद फर्स्ट जो सभा होगी, फर्स्ट असेंबलीज होगी, वहाँ पे इनको स्पीच देना है। ये मैंडेटरी, और ये स्पीच लिखे जाएंगे पीएम के जो पार्टी है उसके द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पीच लिखे जाएंगे, बस प्रेसिडेंट इसे पढ़ेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 175 में, क्या यही चीज़ें गवर्नर पे अप्लाई होती है। गवर्नर क्या करेंगे, कभी भी सेशन बुला के स्पीच दे सकते हैं अपना, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस पर्टिकुलर स्टेट में तो वहाँ भी गवर्नर अपना असेंबली बुला के स्पीच दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट्स में है, ये टोटल 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से स्टेट्स? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। आर्टिकल 176 की बात करें तो ये स्पेशल स्पीच का पावर देता है किसको? गवर्नर को, यानी कि स्पेशल स्पीच का प्रोविजन है इसमें। गवर्नर क्या चीज़ का? जब कभी भी न्यू गवर्नमेंट बने तब देना है, और प्रत्येक साल के पहला सेशन में देना है लेजिस्लेटिव असेंबली में, बस यही है। आर्टिकल 200 की बात करें, यानी कि 200 की बात करें तो आर्टिकल 200 में क्या है कि गवर्नर को कोई भी बिल पे एसेंट देना ही देना है, यानी कि सिग्नेचर उसमें करना ही करना है। जो भी बिल असेंबलीज से, लेजिस्लेटिव असेंबलीज से पास होके आए उस बिल पे, ये गवर्नर के लिए मैंडेटरी होता है, वो ना नहीं कर सकता। एक बार को बिल वापस से असेंबलीज में भेज सकता है, बट जब दोबारा असेंबली से आ जाए तो उनको एसेंट उसको करना ही करना होगा। बस यही 5 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। बाकी वही आर्टिकल है जो पहले कई बार मैंने डिस्कस कर रखी है। एक बार 14 तारीख वाली जाके आर्टिकल में आप देखोगे तो वहाँ भी मिलेगा। 17 तारीख को जाके देखो वहाँ भी आया था, बस 14 को मैंने इसको बढ़िया से डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जब आप ओपिनियन वाले पेजेस में देखोगे तो यहाँ पे है एक इट्स टाइम फॉर इंडिया यूनिवर्सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या कही जा रही है, इंडिया के लिए अभी टाइम है। जो अभी हमारा G20 समिट हम लोग एड्रेस करेंगे, G20 समिट की प्रेसिडेंसी हम लोग इस बार कर रहे हैं। G20 समिट के द्वारा जितने भी ग्रुप ऑफ 20 नेशन है उसको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से हम कुछ सीख सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को एनहांस करने के लिए, हमारे जो नॉलेज है वो एक्सचेंज करने के लिए, है ना। कई जो जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से हम लोग सीख सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी को एनहांस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर कई सारी चीज़ों में। इन सब बातों को लेके यहाँ पे कही गई है। ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल में, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे एक बार पढ़ लेना। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आज है 23 जनवरी, और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। कब से? 21 जनवरी से इसे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती, जन्म दिवस हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को। बात करें पराक्रम दिवस की तो ये स्टार्ट किया गया था 2021 से, 2021 से स्टार्ट हुआ था पराक्रम दिवस। रोज आइलैंड आपको एक पता होगा जो कि अंडमान निकोबार में है, इसका रीनेम किया गया, यानी कि इसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया है। सुभाष चंद्र जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पे? ये कटक डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तभी बंगाल प्रोविंस का ये एक उड़ीसा डिवीजन हुआ करता था, वहाँ पे कटक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1897 में। डेथ की बात करें तो ये डेथ हुआ था 24 अगस्त 1945 में। ये प्लेन क्रैश से माना जाता है कि हुआ है, अभी तक ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। जब ये टोक्यो को फ्लाई कर रहे थे, टोक्यो जा रहे थे, उस टाइम पे प्लेन का क्रैश हो गया था और वहाँ पे माना जाता है कि इसकी डेथ हो गई थी, यानी कि शहीद हो गए थे। कई सारी चीज़ें जो कि इनके बारे में हमें जानना है, ये है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, इसकी उपाधि दी गई थी, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, यानी कि पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, यानी कि देशभक्तों का देशभक्त। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके साथ साथ अलग और भी कई सारे निकनेम्स हैं इनके, जैसे बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। इसके साथ साथ नेताजी इनको भी कहा जाता है नेताजी। ये कौन कहे थे नेताजी? ये जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज के जो भी सेना थे वो उन्होंने इनको उपाधि दी थी, नेताजी की उपाधि दिए थे। इसके साथ साथ जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दिए थे,
फादर ऑफ द नेशन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसको? महात्मा गांधी जी को। चित्तरंजन दास जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु थे, किनके? सुभाष चंद्र बोस जी के चित्तरंजन दास पॉलिटिकल गुरु थे। चित्तरंजन दास जो है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर है हमारे। एक आपने सुना होगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि रेलवे से संबंधित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है? चित्तरंजन में। कहाँ पे? चित्तरंजन, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। आगे बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट की थी, स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल, खुद से रूल करेंगे। स्वराज न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1939 में इन्होंने 2 कांग्रेस सेशन भी अटेंड किए थे, अटेंड नहीं, इसके प्रेसिडेंट थे 1938 और 1939। बेसिकली 1938 जो था ये हरिपुरा सेशन था कांग्रेस का, और 1939 त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन वेस्ट बंगाल में, सॉरी मध्य प्रदेश में एक गांव है त्रिपुरी, वहाँ पे है। त्रिपुरा से इसको कंफ्यूज मत करना, त्रिपुरा से कंफ्यूज नहीं करना है। ये त्रिपुरी सेशन था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये इलेक्शन होकर यहाँ पे बना था, पहला बार यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। इस टाइम पे पटाभी सीतारामैया जी को इन्होंने क्या किए थे? डिफीट करके, यानी कि हरा के इलेक्शन में ये प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन रिजाइन कर दिए कुछ मतभेद के कारण, और यहाँ के फिर प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था, यहाँ भी प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये 1939 में एक पार्टी स्टेब्लिश किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये रिजाइन कर दिए थे जब 1939 में त्रिपुरा सेशन में मतभेद हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट बने और ये रिजाइन करके खुद का पार्टी अपना एक स्टेब्लिशमेंट किए। वो पार्टी का नाम क्या था? वो पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, FORWARD BLOCPARTY। 1939 में ये स्टेब्लिशमेंट किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन अलर्ट। ये क्या है ऑपरेशन अलर्ट? जानेंगे हम लोग इसके बारे में। एक्सरसाइज जो कि रिपब्लिक डे से पहले स्टार्ट हुआ है और ये चलेंगे हमारे 28 जनवरी तक। 28 जनवरी तक चलेंगे ये ऑपरेशन अलर्ट। ये रिपब्लिक डे से पहले स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? BSF ने स्टार्ट किया, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टार्ट किया। हमारी जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये किसके अंदर में आते हैं? किस मिनिस्ट्री के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, बस इतने ही आते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर में आते हैं, यानी कि जिसके मिनिस्टर अभी नितिन गडकरी जी हैं। ओके, हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स किसके अंदर में आते हैं? अमित शाह जी के अंदर में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। CAPF हमारी टोटल अभी 6 है। कौन कौन सा? पहला नंबर पे BSF, फिर आप जान लो आसाम राइफल्स, देन ITBP, उसके बाद 4th प्लेस पे BSF, आसाम राइफल्स, ITBP, SSB सशस्त्र सीमा बल, देन CISF, CRPF। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की रक्षा करते हैं। आसाम राइफल्स जो म्यांमार की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर यहाँ पे लगता है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये ITBP जो है ये चाइना के साथ हमारे बॉर्डर को रक्षा करते हैं, चाइना के साथ। SSB सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जितने भी कंपनीज है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, इनकी रक्षा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की जाती है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जहाँ भी भीड़ वगैरह हो या भी दंगे वगैरह हो वहाँ पे इनको तैनात किए जाते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। ये 6 जो CAPF है ये किसके अंडर में आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं। इसके साथ साथ BSF जो ये ऑपरेशन अलर्ट जारी किए हैं। BSF कौन से बॉर्डर को रक्षा करते हैं? हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात रहते हैं BSF। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ऑपरेशन अलर्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इधर स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी वो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, 29 तारीख को फाइनल होगा। फिर फाइनल में क्या आता है, कौन जीतता है, फिर हम लोग उस पर डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग।